हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनकर कोड विद राज। आज से हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रले सीरीज़ का, जिसमें हम पैटर्न वाइज डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पैटर्न हम पकड़ेंगे मेनली, क्योंकि देखो डेटा स्ट्रक्चर का मेन कंसेप्ट क्या होता है। अगर आपने पैटर्न कैच कर लिया कि किस पैटर्न में ये लाई कर रही है प्रॉब्लम, तो आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को भी पैटर्न वाइज हम करने वाले हैं। तो अच्छा, सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि रिकर्जन, क्योंकि रिकर्जन बहुत यूज़ होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। रिकर्जन पे ही डिपेंड करता है हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोई भी सॉल्यूशन रिकर्जन पे ही डिपेंड करता है। सबसे पहले हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोई भी क्वेश्चन होता है उसका रिकर्जन कोड लिखते हैं, फिर उसको मेमोराइज करते हैं। अब हम देखेंगे मेमोराइजेशन होता है क्या, वो आगे देखेंगे। देन हम उसको टेबुलेशन यूज़ करते हैं। टेबुलेशन इज आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है। ये सब हम आगे सीखेंगे कि मेमोराइजेशन क्या होता है, टेबुलेशन क्या होता है। और रिकर्जन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो ये तो बहुत इजी हो जाएगी आपकी लाइफ। आपका 70% काम बहुत इजी हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर में। और अगर नहीं समझ में आता है रिकर्जन, तो ये आपके पसीने भी छुड़ा सकता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर एक कोई सा भी आप टॉपिक उठा के देख लीजिए, चाहे आप लिंक लिस्ट, चाहे आप ग्राफ, चाहे बाइनरी ट्रीज, कोई सा भी टॉपिक उठा के देख लीजिए, उसमें रिकर्जन अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिकर्जन को अपने बिल्कुल बेसिक लेमन टर्म्स में कि व्हाट इज रिकर्जन, राइट। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या बोल रहे हैं, रिकर्जन इज अ मेथड वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर सिंपलर सब प्रॉब्लम्स ऑफ सेम टाइप, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बोल क्या रही है, अगर आप इसको पढ़िए, रिकर्जन इज अ मेथड या और अ टेक्निक in which function call itself in order to solve a problem। मीन्स क्या बोल रहा है कि लाइक अज्यूम करो हमारे पास एक फंक्शन है फन, जिसमें मैंने सिर्फ एक वेरिएबल डाल रखा है इंट n, ये मैंने डाल रखा है। हमने कुछ लाइंस ऑफ कोड्स इधर लिखी होंगी। फिर हमने क्या किया है कि इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए फिर से यही फंक्शन को कॉल कर लिया है हमने अंदर। इंट n तो नहीं लिखेंगे हम, इसकी जगह n लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लिया। फिर देन सम लाइंस ऑफ कोड्स, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा खत्म हो गया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमने अपने अंदर एक यही फंक्शन कॉल किया है, तो ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकर्जन। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या है। अब इसको समझते हैं सिंपल भाषा में कि अभी देखो, सबसे पहले देखते हैं कि हम किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में रिकर्जन अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स अज्यूम आपके पास कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको पता लग गया कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है ऑफ सेम टाइप, सब प्रॉब्लम 1, सब प्रॉब्लम 2। लेट्स अज्यूम, ऐसे सब प्रॉब्लम 3, 4 कुछ भी हो सकती है। लेट्स अज्यूम अभी हम इधर समझ के चलते हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसको आपको सॉल्व करना है, तो वो डिपेंड करती है, आप इसकी स्मॉलर प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओ, सब प्रॉब्लम 1 और सब प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करके लाओ, इस पर डिपेंड कर रही है। अगर हमें ये पता लग जाए तब हम वहाँ पर रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको आप एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स अज्यूम कि आपको 2 की पावर 5 निकालना है। तो 2 की पावर 5 एग्जैक्टली होता क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप जरा यहाँ पे इधर ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 की पावर 4। अब जरा यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया 2 की पावर 5, ठीक। तो अब देखो, अगर आपको 2 की पावर 5 सॉल्व करना है, तो आपको 2 की पावर 4 सॉल्व करके ले आओगे अगर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका 2 की पावर 5 बन जाएगा, राइट। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना। लेट्स अज्यूम मुझे 2 की पावर n सॉल्व करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 इंटू, इधर मैंने लिख दिया 2 की पावर n-1। अगर मैं इसको फंक्शन में रिप्रेजेंट करूँ तो दैट इज कॉल्ड फन n 2 इंटू, अगर मुझे n सॉल्व करना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 इंटू फन n-1। अब यहाँ पे जरा डेफिनेशन को ध्यान से समझो।
कि मुझे अगर टू की पावर एन सॉल्व करना है और टू की पावर एन को मैंने रिप्रेजेंट किया फन एन से, तो मुझे फन एन माइनस वन निकालने की ज़रूरत है, राइट। अब जरा यहाँ पे जरा देखना डेफिनेशन, recursion is a method where a function call itself in order to solve a problem by breaking it down into smaller problem of same type। देखो जरा देखना, मुझे फन एन सॉल्व करना था, व्हाट इज फन एन, दैट इज टू की पावर एन, और मैंने उसको किस में ब्रेक कर दिया कि भाई जाओ आप फन एन माइनस वन अगर मेरे को मिल जाएगा, अगर मुझे फन एन माइनस वन का आंसर पता लग गया उसको मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा फन एन बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, फन एन को ब्रेक कर दिया है फन एन माइनस वन में, करेक्ट। और ये क्या है, दोनों सेम टाइप की ही प्रॉब्लम है, दोनों सेम टाइप की। देखो फन एन और फन एन माइनस वन दोनों सेम टाइप की प्रॉब्लम है। क्यों सेम टाइप की प्रॉब्लम है, देखो इधर भी मुझे टू की पावर एन निकालना है, इधर मुझे टू की पावर एन माइनस वन निकालना है ना। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व फन एन माइनस वन, देखो फॉर एग्जाम्पल अब मुझे टू एन माइनस वन को सॉल्व करना होगा, तो इसमें मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगेन टू इंटू टू एन माइनस टू। तो मैं अब फन एन माइनस वन को कैसे लिख सकता हूँ, टू इंटू फन एन माइनस टू, ठीक है। और इधर फन एन माइनस वन में मैं इधर वैल्यू पुट कर दूंगा, राइट। अब जरा देखते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या होने वाले। अब इसको एक प्रॉब्लम के साथ समझते हैं, राइट। हमारी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, अगर आप उसमें n पास करते हो तो आपसे फंक्शन में बोला गया है कि भाई आपको क्या प्रिंट करना है, n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री टिल वन तक आपको प्रिंट करना है। अब जरा इसको एक बार एक इनपुट के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मिला फन फाइव, तो आपको क्या प्रिंट करना है, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, ये आपका आउटपुट होगा, ठीक है। इट मीन्स अगर आपको n मिल रहा है तो आपको n को डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है टिल वन। ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं रिकर्जन से। तो अब इसमें रिकर्जन में स्टेप्स क्या क्या लगाएंगे, देखना जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला आपका स्टेप वन, सबसे पहले आप सोचो, आपको सबसे पहले सोचना है कि आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है, सबसे पहले आपको ये सोचना है। अगर आपने ये सोच लिया तो जरा इस क्वेश्चन प्रॉब्लम में बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम में डिमांड क्या है। इस प्रॉब्लम में डिमांड आपकी ये है कि अगर आपके पास फंक्शन है फन एन, अगर फंक्शन में अगर आप एन पास कर दोगे तो ये क्या प्रिंट कर देगा, एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री टिल वन। ये आपके फंक्शन से डिमांड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फन में फाइव पास करते हो तो ये आप क्या प्रिंट कर देता है, आपका फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, ये प्रिंट कर देता है, राइट। अब स्टेप टू, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये बिल्कुल आप ध्यान से समझना। स्टेप टू, व्हाट इज स्टेप टू, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क करवा देता हूँ। अब आपको क्या करना है कि अब आपको, अब जरा यहाँ पे एक बार आप गौर फरमाओ कि क्या ये देखो, देखो मुझे फन फाइव प्रिंट करना है। अगर मुझे बस इतना प्रिंट होके मिल जाए, इतना प्रिंट होके मिल जाए, फन फाइव क्या प्रिंट करता है, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। सिमिलरली अगर मैं फन फोर लिख दूँ, फन फोर लिख दूँ तो वो क्या प्रिंट कर देगा, फोर, थ्री, टू, वन, राइट, ये प्रिंट कर देगा। और तो इट मीन्स हमारा आउटपुट, ये देखो फन फाइव को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइव, और फिर मैं फन फोर को कॉल कर दूँ। जरा देखना यहाँ पे, क्या आपकी प्रॉब्लम, जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी, वो क्या आपके सब प्रॉब्लम पे डिपेंड कर रही है, फन फोर पे। अगर फन फोर सॉल्व हो गया और आपने बस इतना सा काम कर दिया, फाइव आपने प्रिंट कर दिया, तो आपका फन फाइव सॉल्व हो चुका है, राइट। तो यही स्टेप टू होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपना काम रिकर्जन से करवाना है। आपको अपना काम रिकर्जन, दैट इज फंक्शन से करवाना है। क्या करवाना है, अब वो आप कौन सा काम करवाओगे, लेट्स अज्यूम अगर आपको फन एन सॉल्व करना है,
तो अब जस्ट स्मॉलर कॉल कर दो, फन n माइनस वन सॉल्व कर दो, कॉल कर दो। व्हाट इज फन n माइनस वन? ये अब आपको अब ये सोचने की जरूरत नहीं है, ये फन n माइनस वन वाला काम कौन करके लाएगा? ये आपका रिकर्जन करके लाएगा। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको भरोसा रखना अपने रिकर्सिव फंक्शन पे कि भाई तू जा फन n माइनस वन मेरे को ले आ। अगर ये फन n माइनस वन आ गया, मान लो n माइनस वन, n माइनस टू, फन n माइनस वन क्या करेगा? n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री टिल वन तक वो प्रिंट कर देगा, राइट। अब आप सोच के देखो, फन n माइनस वन ने ये काम कर दिया। ये काम किसने किया? ये मैंने नहीं किया, ये काम मेरा रिकर्जन करेगा। स्टेप 2 ये रिकर्जन करेगा। मैं अपने फंक्शन पे भरोसा रखूंगा क्या कि वो जाएगा, अगर मैं उसमें n माइनस वन पास करूंगा तो वो n माइनस वन से लेके वन तक वो मेरे को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेप आता है, स्टेप 3। व्हाट इज स्टेप 3? स्टेप 3 इज जो आपने स्टेप 2 बनाया है, स्टेप 2 जो आपने रिकर्जन से सॉल्व करवाया है, जो भी आपने रिकर्जन से सॉल्व करवाया है, यूजिंग स्टेप 2 आप अपना फाइनल आंसर बनाओ। क्या आपका फन n माइनस वन आपका फाइनल आंसर है? नहीं ना। फन n माइनस वन क्या कर रहा है? फंक्शन n माइनस वन में उसने क्या कर दिया कि n माइनस वन से लेके n माइनस टू, n माइनस थ्री टिल वन तक उसने प्रिंट कर दिया, राइट। फन n माइनस वन, n माइनस वन, टू, थ्री ये प्रिंट कर दिया। लेकिन आपका फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आपका क्या है? दैट इज फन n आपको सॉल्व करना है। और फन n कैसे बनता है? फन n ऐसे बनता है, अगर मैं n को मैं खुद से प्रिंट कर दूं, ये देखो n को मैं खुद से प्रिंट कर दूं और फन n माइनस वन को कॉल कर दूं, तू जा फन n माइनस वन मेरा आंसर ले आ जा। और ये हमने भरोसा रखा है अपने रिकर्जन पे कि भाई ठीक है फन n माइनस वन जाएगा और वो जाके फन n माइनस वन ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर मैंने फन n माइनस वन अगर मैंने प्रिंट कर दिया है, देखो n मैंने प्रिंट कर दिया, n माइनस वन, फन n माइनस वन ये मेरा वो कौन कर देगा? n माइनस थ्री टिल वन ये मेरा फंक्शन कर देगा, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 4 की बारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 4 अभी नहीं देखते, अभी एक काम करते हैं, हम अपने इस फंक्शन को लिख के लाते हैं, ठीक है। ये रहे हमारा ऑनलाइन कंपाइलर। देखो तो ठीक है, एक बार देखते हैं इसको। पब्लिक स्टैटिक आपको एक फंक्शन वॉइड एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको क्या पास करा गया? इंट n आपको पास किया गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई देखो स्टेप 2 से सीधा देखो मुझे फन n सॉल्व करना है। मैंने सीधा क्या करा कि जाओ फन n माइनस वन, मैंने n माइनस वन को कॉल लगाई और मैंने अपने देखो सेम टाइप ऑफ फंक्शन को मैंने कॉल लगाई फन n माइनस वन को, और मैंने भरोसा रखा अपने रिकर्जन से कि भाई ये फन n माइनस वन से लेके वन तक प्रिंट करके ले आएगा, राइट। अगर ये प्रिंट करके ले आता है, अगर मैं इससे पहले, क्योंकि मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है, अगर मैं इससे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln अगर कर दूं, किसको? n को मैं प्रिंट कर दूं, तो क्या ये मेरा आंसर बन रहा था? आपको पता ही है ये बन गया था। अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं और मैं इधर कॉल कर देता हूँ किसको? देखो मैं इधर प्रिंट भी करवा देता हूँ किसको? सिस्टम डॉट, देखो पहले इंट n इक्वल टू 5 और मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसका आंसर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फन n, मैंने कॉल कर दिया फन n, राइट। तो एक बार इस कोड को उठा के लाते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। ये रहा हमारा कोड। अब इसको एनालाइज करो। आपको जैसा कि पता ही होगा कि जब भी हमारा कोई फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन के लिए एक न्यू स्टैक फ्रेम बनती है, राइट। देखो सबसे पहले जब जावा एग्जीक्यूट होती है तो सबसे पहले क्या होता है? एक मेन फंक्शन चलेगा, सबसे पहले मेन फंक्शन। तो यहाँ पे हम बनाते हैं मेन फंक्शन। देखो ये रहा मेन फंक्शन भी एक फंक्शन ही है, ओके। तो सबसे पहले आया मेन फंक्शन, उसमें एक वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ n इक्वल टू 5 और फिर क्या करा उसने? फन 5 को कॉल कर दिया, राइट।
फन 5 को कॉल कर दिया। अब जैसे ही फन 5 कॉल हुआ तो इस फन 5 के लिए एक न्यू स्टैक फ्रेम बनेगी। हमेशा ऐसे ही होता है जावा में, चाहे किसी में भी, CPP में भी, चाहे अगर आप देखो हर एक फंक्शन का एक न्यू स्टैक फ्रेम बनती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फन 5 कॉल हो गया। ठीक, अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको बोलता हूँ लाइन 1, इसको बोलता हूँ लाइन 2। अब जरा देखना, फन 5 कॉल हुआ, उसके लिए सबसे पहले ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई। लाइन 1 से एग्जीक्यूट हुई तो क्या हुआ, उसने n को प्रिंट कर दिया। n की वैल्यू अभी करंट क्या है, n इक्वल टू 5 है। देखो n इक्वल टू 5 है, तो उसने क्या करा, देखो यहाँ पे मैं आउटपुट लिखता जाता हूँ जो भी आएगा। उसने सबसे पहले क्या किया, 5 को प्रिंट कर दिया। किससे, लाइन 1 से उसने 5 को प्रिंट कर दिया। अब सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, लाइन 2 से ये क्या करेगा, फन 4 को कॉल कर लेगा, राइट। फिर फन 4 के लिए देखो, फन 4 के लिए फिर से ये फन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। हर एक बार ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट होगा, फन 4 के लिए एग्जीक्यूट होगा। फन 4 के लिए अभी तक कोई लाइन नहीं चली, तो सबसे पहले चलेगी लाइन 1। लाइन 1 से क्या करेगा, 4 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, लाइन 1 चल चुकी है। अब इसके बाद क्या बचा, लाइन 2। अब लाइन 2 चलेगी। लाइन 2 से क्या कर रहा है, ये हो गया था n इक्वल टू 4। देखो यहाँ पे n इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए वो कॉल कर देगा, फन 3 डाल के वो कॉल कर देगा। अब देखो जरा, यहाँ पे सबसे पहले लाइन 1 चली। जब लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई तो उसने क्या करा, लाइन 1 से सबसे पहले 3 प्रिंट किया, और लाइन 2 से किसको कॉल कर दिया, n इक्वल टू 2 के लिए, राइट। तो n इक्वल टू 2 के लिए कॉल कर दिया, तो किसको कॉल किया, फन 2। अब फन टू सॉल्व होकर आएगा। फन 2 सॉल्व होगा तो फिर से इनिशियली यहीं से लाइन चलना स्टार्ट होगी, सब शुरू से स्टार्ट होगी। तो अब सबसे पहले चली लाइन 1। लाइन 1 से इसने क्या करा, 2 को प्रिंट कर दिया, और लाइन 2 से इसने किसको कॉल कर दी, n इक्वल टू 1 के लिए, राइट। फन 1 को कॉल कर दी। अब देखो लाइन 1 से इसने क्या करा, सबसे पहले प्रिंट करा 1 को, और लाइन 2 से ये किसको कॉल कर देगा, फन 0 को। इसने कॉल कर दिया n इक्वल टू 0 को। अब इसके लिए फन 0 के लिए भी लाइन 1 चलेगी। अब ये चला लाइन 1, इसने प्रिंट किया 0, राइट। और लाइन 2 से इसने किसको कॉल कर दिया, फन -1 को। ये n इक्वल टू -1 के लिए है। अब ये क्या करेगा, लाइन 1 से प्रिंट कर देगा किसको, -1 को, और लाइन 2 से अगेन ये किसको कॉल कर देगा, फन -2, और ये चलता जाएगा, और ये आपका चलता जाएगा। अगर आपका मान लो n इक्वल टू -2 के लिए कॉल हो गया, सिमिलरली अब ये क्या करेगा, लाइन 1 से फन -2 प्रिंट करेगा, और देन आपका लाइन 2 से आगे कॉल कर देगा, फिर लाइन 1 से फिर प्रिंट करेगा, फिर आगे कॉल कर देगा। तो क्या ये हमारा आंसर था क्या, देखो अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। ये क्या हो रहा है, प्रिंट हो जा रहा है 5 4 3 2 -1 0 -1। अब यहाँ पे करके देखिए, रन करके देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ इधर, सॉरी। फन n को बस डायरेक्ट कॉल करना है, प्रिंट करवा रहा हूँ। देखो जरा देखना, 5 4 3 2 1 0 -1 -2। देखो ये प्रिंट करते ही जा रहा है, देखो देखो करते ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। ये देखो कितना प्रिंट कर दिया। पर क्या हमें ऐसे प्रिंट करवाना था, हमें क्या करना था, बस 5 4 3 2 1 तक प्रिंट करवाना था, राइट। 4 3 2 1 तक प्रिंट करवाना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप 4 आता है, स्टेप 4 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बेस केस, सबसे इंपॉर्टेंट। स्टेप 2 तो है ही इंपॉर्टेंट, स्टेप 4 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस केस। व्हाट इज बेस केस, कि हमें अपने रिकर्जन को बताना है कि तुम्हें रुकना कब है, अदरवाइज वो कॉल करता ही रहेगा, कॉल करता ही रहेगा। और कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा कि ये स्टैक भर जाएगी। ये रिकर्जन स्टैक होती है, इसकी एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो ये स्टैक भर जाएगी। अगर ये स्टैक भर गई, सारी कॉल से भर गई, तो आपके पास आपने एक एरर का नाम सुना होगा, दैट इज स्टैक ओवरफ्लो एरर आ जाती है, राइट। तो उससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, दैट इज स्टेप 4 बेस केस, कि आपको अपने फंक्शन को रोकना है। तो एक बार शुरू से और देखते हैं कि कब रोकेंगे, यहाँ पे कब रोकेंगे। ठीक है, एक बार और शुरू से देखते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल ये बात।
ये आपने बनाया स्टैक। सबसे पहले मेन फंक्शन आएगा स्टैक में, मैं उसको नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो हमारी नीड नहीं है। मेन फंक्शन कॉल करेगा सबसे पहले किसको, n इक्वल टू 5 के लिए। उसने कॉल किया फन 5 को कॉल किया। फन 5 ने क्या किया, लाइन 1 से सबसे पहले प्रिंट किया 5। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5, ये देखो राइट साइड में आउटपुट यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 को सबसे पहले लाइन 1 से प्रिंट किया। देखो ये लाइन 1 है, ये मिट गया मुझसे, दैट इज लाइन 1। लाइन 1 से सबसे पहले उसने प्रिंट किया, ठीक है। और लाइन 2 से इसने किसको कॉल कर दिया, फन 4 को। n इक्वल टू 4 के लिए उसने कॉल कर दिया फन 4। अब फन 4 आपका टॉप ऑफ द स्टैक पे है, तो अब सबसे पहले फन 4 सॉल्व होगा, राइट। आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या पड़ा है, फन 4, तो अब आपका सबसे पहले फन 4 सॉल्व होगा। अब फन 4 सॉल्व होगा, फन 4 के लिए सबसे पहले लाइन 1 चलेगी। अब लाइन 1 चली तो इसने क्या करा, फन 4 ने सबसे पहले 4 प्रिंट कर दिया। अब लाइन 1 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, अब लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 जैसी एग्जीक्यूट होगी वो n इक्वल टू 3 के लिए कॉल कर देगा, दैट इज फन 3 को कॉल कर देगा। अब फन 3 टॉप ऑफ द स्टैक पे है, तो अब इसके लिए लाइन 1 चलेगी, तो लाइन 1 से क्या करेगा, 3 प्रिंट करेगा। और लाइन 2 से ये किसको कॉल कर देगा, फन 2 को, दैट इज n इक्वल टू 2 के लिए। अब लाइन 1 से सबसे पहले फन 2 ने क्या करा, देखो 2 को प्रिंट किया, n को प्रिंट किया क्योंकि n की वैल्यू क्या है 2, ठीक। और लाइन 2 से अब किसको कॉल कर दिया, फन 1 को। अब देखो सबसे पहले लाइन 1 से इसने किसको प्रिंट किया, 1 को। और अब लाइन 2, अब सोचो लाइन 2 से किसको कॉल कर देगा, फन 0 को। n इक्वल टू 0 के लिए उसने कॉल कर दिया। अब देखो यहाँ तक देखो, अगर जब मैं फन में 5 पास करता हूँ तो मेरे को नीड क्या आती है, वो फंक्शन क्या करे, 5 4 3 2 1 प्रिंट करके ले आए। तो देखो जरा देखो ये क्या, यहाँ तक मेरा आंसर बन चुका है, ये देखो ये मेरा फाइनल आंसर बन चुका है, ठीक है। व्हाट इज माय फाइनल आंसर, स्टेप 3 में हम देखते थे ना कि हमारा फाइनल आंसर क्या है। फाइनल आंसर हम कैसे बनाते थे, यूजिंग स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 पे हमने क्या भरोसा रखा था कि हमारा रिकर्जन फन n-1 प्रिंट कर देगा। और मैं स्टेप 2 अब बस मैं n प्रिंट कर दूं, तो मेरा पूरा आंसर बन जाएगा, दैट इज माय फाइनल आंसर, राइट। तो देखो मेरा स्टैक में अगर मैंने जब आपको ड्राई रन करके दिखाया तो आपका फाइनल आंसर बन चुका है। देखो 5 4 3 2 1 बन चुका है। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे रोकना पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे रोकूं, मैं यहाँ पे बस एक सिंपली एक बेस केस लगा दूंगा। क्या बेस केस क्या होगा, इफ़, यहाँ पे देखो इफ़ n इक्वल टू आपका 0 हो जाए तो आप रिटर्न कर जाओ। मतलब क्या कि जिसको आपने कॉल करी थी, जिसने भी फन 0 को कॉल किया था वो रिटर्न हो जाएगा और उसके पास रिटर्न हो जाएगा वापस से। अब जब आपका रिटर्न होता है तो वो स्टैक से पॉप हो जाता है। और रिटर्न किसके पास होता है, फन 1 ने फन 0 को कॉल करी थी ना, तो वो रिटर्न हो गया और उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ रिटर्न हो गया। और रिटर्न होके कहाँ पे गया, फन 1 पे, क्योंकि फन 0 को कॉल किसने करी थी, फन 1 ने कॉल करी थी। अब देखो फन 1 देखेगा कि क्या मेरी लाइंस कुछ बची एग्जीक्यूट होने के लिए, वो देखेगा नहीं, लाइन 1 लाइन 2 सारी एग्जीक्यूट हो चुकी है, दिस लाइन इज बेस केस, ठीक है। लाइन 2 लाइन 1 सब एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो फन 1 भी क्या करेगा, अब अपने स्टैक से पॉप हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और जब डिलीट होके कहाँ जाएगा, फन 2 के पास, जिसने उसको कॉल करी थी। फन 2 ने फन 1 को कॉल करी थी, तो फन 2 देखेगा मेरी भी लाइन 1 लाइन 2 एग्जीक्यूट हो गई है, तो ये क्या करेगा, ये भी स्टैक से पॉप हो जाएगा। अब ये जैसी स्टैक से पॉप हुआ, स्टैक में क्या होता है, जब भी हमारा कोई भी फंक्शन पूरा रन हो जाता है तो वो स्टैक से पॉप हो जाता है। तो अब हमने जैसे देखा कि फन 3 ये फन 2 की सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी थी, फन 2 फन 1 की लाइन 1 लाइन 2 सब एग्जीक्यूट हो चुकी थी। तो जब ऐसे एग्जीक्यूट हो चुकी थी तो वो पॉप हो जा रहा है। और फिर रिटर्न किसको कर रहा है, जिसने उसको कॉल करी थी। फन 2 को कॉल किसने करी थी, आपको याद हो तो फन 3 ने। फन 3 की भी सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, देखो लाइन 1 लाइन 2 सब चल चुकी है, तो ये भी पॉप हो गया। और ये रिटर्न किसको कर जाएगा, फन 4 को। अब फन 4 की भी सारी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, ये भी पॉप हो गया।
और ये भी पॉप हो गया, और अब आपका आंसर बन चुका है, और ये स्टैक मेमोरी से अब हट जाएगी और ये आपका आंसर बन चुका है। ठीक है, अब इस पे जरा एक बार बस अब एक बेस केस लिख के देखो, अब देखो क्या यही आउटपुट आता है क्या आपके पास, कि ये आउटपुट आएगा आपके पास कि ये चलता जाएगा कि 1 तक प्रिंट हो जाएगा। जरा देखो, देखो इस बार क्या हुआ, 5 4 3 2 1 तक प्रिंट हो गया, बस सिंपल। राइट, मे बी आपको ये समझ में आया होगा। तो एक बार और हम स्टेप्स डिस्कस करते हैं कि हमारे स्टेप्स क्या थे। ठीक है, स्टेप्स को बहुत डिटेल स्टेप्स को ही आपको याद रखना है, और इससे आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। स्टेप 1, सबसे पहले हमें क्या देखना है, बताओ कमेंट्स में बताना आप। स्टेप 1 सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। प्रॉब्लम से डिमांड क्या है, ठीक है। हमारी इस प्रॉब्लम से डिमांड क्या थी कि मैं उसमें फन, लेट्स अज्यूम मुझे फन 5 मिला है, तो वो प्रिंट कर दे क्या, 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दे। ठीक है, ठीक। अगर मेरे को फन 6 मिलता तो क्या 6 5 4 3 2 1 प्रिंट कर दे। सिमिलरली अगर मैं जनरल वे में लिखूं, अगर मुझे फन n मिलता है, अगर इनपुट में n मिलता है तो वो क्या प्रिंट कर दे, n -1 n -2 टिल 1 तक वो प्रिंट कर दे। ये हमारी प्रॉब्लम से डिमांड थी। ठीक है, अब स्टेप 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टेप 2। स्टेप 2 हमारा क्या, अब हमें अपना काम किससे करवाना है, रिकर्जन से। अब हम क्या भरोसा रखेंगे कि अगर जस्ट एक स्मॉलर प्रॉब्लम आप पास करो, फन n की जगह आप एक स्मॉलर प्रॉब्लम पास करो, मैं भरोसा रखूंगा अगर मैं फन में n -1 पास करूंगा ना, तो ये अपना काम करना जानता है, ये अपना काम करके आएगा। दैट इज क्या क्या काम करके आएगा कि n -1 n -2 n -3 टिल 1 तक ये प्रिंट करके लाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल से समझूं, मुझे फन 5 सॉल्व करना है, लेट्स अज्यूम अभी के लिए लेके चलते हैं, मुझे फन 5 सॉल्व करना है, तो मुझे प्रॉब्लम से डिमांड क्या है, फन 5 के लिए 5 4 3 2 1 ये प्रिंट करके लाएगा। लाइक अब मैंने अपने स्टेप 2 में क्या सोचा, रिकर्जन से अपना काम करवाया कि भाई मैं ये भरोसा रखूंगा कि अगर मैं फन में 4 पास कर दूंगा तो ये अपना काम करके आ जाएगा, 4 3 2 1 ये काम करना जानता है कि 4 3 2 1 वो प्रिंट करके लाएगा। स्टेप 3, अब आपको अपने स्टेप 2 से यूजिंग स्टेप 2 से आपको अपना क्या फाइनल आंसर बनाना है, दैट इज फाइनल आंसर। देखो मुझे क्या पता है, क्या देखो फन 4 अपना काम करना जानता है, 4 3 2 1 वो प्रिंट करके लाता है। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट इज क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, क्या मुझे 4 3 2 1 प्रिंट करवाना है, नहीं। फाइनल आंसर क्या है कि मुझे 5 4 3 2 1 प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूं, अगर मैं सिर्फ 5 प्रिंट कर दूं और फन 4 को कॉल कर दूं, देखो 4 क्या, फन 4 क्या करेगा, वो तो अपना काम करना जानता है, 4 3 2 1 प्रिंट करके लाएगा। और ये वाला काम हमने कर दिया, मैंने कर दिया, स्मॉलर काम जो सबसे छोटा काम था, बस प्रिंट करने का काम मैंने कर दिया, और बाकी काम फंक्शन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये प्रिंट कर दिया 5 मैंने जैसे प्रिंट कर दिया और फन 4 को कॉल कर दिया। तो क्या ये मेरा फाइनल आंसर बन गया, देखो हाँ जी बिल्कुल ये फाइनल आंसर बन चुका है। क्यों बन चुका है, देखो 5 मैंने प्रिंट कर दिया, फन 4 अपना काम करना जानता था, फन 4 जानता था कि मुझे 4 3 2 1 प्रिंट करना है, तो उसने 4 3 2 1 प्रिंट कर दिया। स्टेप 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, दैट इज बेस केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये लिखना मत भूलना वरना आपकी स्टैक ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी। बेस केस मैं आपको नेक्स्ट में करके दिखाता हूँ, ओके, उसमें स्टैक ओवरफ्लो कैसे आता है आपको रन करके दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। और इसको आपको जनरल वे में लिखना है, दैट जनरल वे में आप कैसे लिखोगे, क्योंकि देखो जनरल वे में क्यों लिखना है, आपका n कुछ भी हो सकता है, n 7 हो सकता है, n 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, हमने तो फन 5 के लिए दिखाई है 5 और 4। हाँ, तो अब आपको फन n के लिए लिखना है, दैट इज फन n के लिए। फन व्हाट इज फन n, फन n इज n मैं प्रिंट करवा दूंगा, n को मैंने प्रिंट करवा दिया, फन n क्या बन रहा है आपका, n को मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट n मैंने करवा दिया, और मैं जानता हूं कि फन n -1 अपना काम करना जानता है।
वन एन माइनस वन क्या करेगा, एन माइनस वन से लेके वन तक प्रिंट कर देगा, और एन मैंने प्रिंट करवा दिया। दैट इज, ये मेरा बन चुका है फाइनल आंसर यूजिंग स्टेप 2। बस उसके बाद मुझे बस एनालाइज करना है बेस केस, और जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम अपनी सेकंड प्रॉब्लम पे कूदते हैं। व्हाट इज सेकंड प्रॉब्लम? चलो ठीक है, इसको मिटाते हैं। चलो इस वाली चीज़ को नहीं मिटाते, देखो ठीक है, यहाँ से मिटा देते हैं। फिर सेकेंड सेम प्रॉब्लम हम करते हैं कि अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है, आपके आपके पास एक फंक्शन है दैट इज फैक्ट। दैट इज फैक्ट, आपके पास एक फंक्शन है। अब फैक्ट फंक्शन से क्या है कि आपको फैक्ट फंक्शन से ये है कि अगर उसमें n पास होगा तो आपको क्या प्रिंट करना है, n फैक्टोरियल प्रिंट करना है। ठीक है, ये प्रॉब्लम से डिमांड है, तो एक बार ये देख लेते हैं, लीड कोड पे भी अवेलेबल आई थिंक ये। फैक्टोरियल लीड कोड, चलो गीक्स फॉर गीक्स पे अवेलेबल है। देखो क्या बोल रहा है, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ n, राइट। n इक्वल टू 5 है, आउटपुट क्या हो जाएगा 120। आपको पता है 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120। ठीक, अगर n इक्वल टू 4 मिला तो आपको 24 प्रिंट करना है। एज सिमिलरली n इक्वल टू 3 मिला तो आपको 6 प्रिंट करना है। तो ये क्या बोल रहा है, ये आपके पास क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है। देखो जरा कि अगर आपको इंट फैक्ट फंक्शन है, उसमें अगर आपको n मिला तब क्या प्रिंट करना है, n फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपको फैक्ट में 5 मिला तो आपको क्या प्रिंट करना है, दैट इज 5 फैक्टोरियल। दैट इज व्हाट, आउटपुट आपका क्या आएगा 120। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना। अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं फिर से। स्टेप 1, स्टेप 1 क्या है हमारा, कि हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। प्रॉब्लम से डिमांड ये है फैक्ट। देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सीखो। सबसे पहले आप देखो कि आपकी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। व्हाट इज डिमांड विद योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से डिमांड क्या है। आपकी प्रॉब्लम से डिमांड ये है कि अगर फैक्ट फंक्शन में अगर मैं 5 डाल दूं तो वो क्या प्रिंट कर दे 120। ठीक है, अब जरा यहाँ पे गौर फरमाना एक बारी। देखो आपको फैक्ट 5 निकालना है, 5 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब जरा यहाँ पे जरा ये देखना, क्या देखो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, क्या ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल है। देखो 5 फैक्टोरियल को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 फैक्टोरियल। अब आपको 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल है ये। ठीक है, अब आपको 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करना है, क्या ये देखो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल है। अब आपको 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करना होगा, क्या देखो क्या ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल है, राइट। और एक और चीज़ देखो जरा, 1 फैक्टोरियल अब आपको सॉल्व करना है, क्या ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे आप ध्यान से समझो कि देखो अब आपका क्या, अगर आपको n फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो आपकी प्रॉब्लम क्या होगी, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल आपको नीड है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, देखो जनरल वे में लिखना चाहूँ, n इक्वल टू व्हाट, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल।
और इट मीन्स कि अगर मैं फंक्शन के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो फन एन अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एन इंटू फन एन माइनस वन को कॉल करना होगा। अब जरा देखना क्या रिकर्जन की यही डेफिनेशन होती है क्या? रिकर्जन की यही डेफिनेशन होती है ना कि फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है टू सॉल्व मेन प्रॉब्लम। देखो मेन प्रॉब्लम क्या है हमारी, फन एन मुझे सॉल्व करके लाना है। हाँ, उसने अपने आप को ही कॉल किया, फन एन माइनस वन को कॉल किया, किसके लिए? टू सॉल्व फन एन। तो यही तो रिकर्जन की डेफिनेशन है। तो इट मीन्स, अगर मैं फिर से अपनी डेफिनेशन रिपीट करूं लेमन टर्म्स में, कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है कि वो मेरे सिमिलर टाइप देखो जैसे कि ये वाली फन एन सॉल्व करने के लिए फन एन माइनस वन की नीड है मुझे, सॉरी फन मैंने लिख दिया है, मैं पहले फैक्ट लेके चल रहा था तो फैक्ट ही लिख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको जनरल वे में लिखना चाहूँ तो अगर मुझे फैक्ट एन सॉल्व करना है तो मुझे किसकी नीड है? एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन की। तो क्या यही रिकर्जन की डेफिनेशन थी कि यस देखो कि फैक्ट एन सॉल्व करने के लिए मुझे सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम की जरूरत पड़ती है, मुझे फैक्ट एन माइनस वन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी आपको लगे कि आपकी कोई भी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई भी मेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सब प्रॉब्लम वन और सब प्रॉब्लम टू की जरूरत पड़ रही है, सिमिलर टाइप, दोनों सिमिलर टाइप के हैं। देखो जैसे फैक्ट एन सॉल्व करना है तो फैक्ट एन माइनस वन की जरूरत है। सिमिलरली प्रॉब्लम वन को सॉल्व करने के लिए सब प्रॉब्लम वन और सब प्रॉब्लम टू की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि आपका जो मेन प्रॉब्लम है आपके सिमिलर टाइप ऑफ छोटे प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, आपके सिमिलर छोटे टाइप प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, तब आपको रिकर्जन अप्लाई करना है। जैसे हेयर 5 फैक्टोरियल निकालने के लिए आपका सिमिलर 4 फैक्टोरियल पे डिपेंड करता है, दैट इज n माइनस वन फैक्टोरियल पर डिपेंड करता है। अब आपको 4 फैक्टोरियल सॉल्व करना होगा तो 4 फैक्टोरियल आपका 3 फैक्टोरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रॉब्लम आपके सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, तब आप रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो स्टेप 1 क्या था हमारा कि हमारी प्रॉब्लम से डिमांड क्या है? प्रॉब्लम से डिमांड क्या है कि मैं फैक्ट 5 पास करूं तो वो 120 प्रिंट कर दे। स्टेप टू अब मैं काम अपना रिकर्जन से करवाऊंगा। स्टेप 2 इज अब मैं अपना काम रिकर्जन से करवाऊंगा। रिकर्जन से क्या काम करवाऊंगा कि देखो मैं भरोसा रखूंगा कि अगर मैं फैक्ट 4 पास करता हूं ना तो फैक्ट 4 का आंसर जानता है, दैट इज व्हाट 4 फैक्टोरियल दैट इज 24, हमें पता है। तो मैं ये भरोसा रखूंगा कि अगर मैं रिकर्जन में फैक्ट 4 पास करूंगा ना तो वो 24 जानता है, वो प्रिंट करना जानता है कि उसको पता है कि फैक्ट 4 का आंसर 24 होता है, उसको पता है। ठीक है, ये मैं भरोसा रखूंगा। तो स्टेप 3 क्या है? अब मुझे अपना फाइनल आंसर बनाना है यूजिंग स्टेप 2। क्या मुझे फैक्ट 4 निकालना था? नहीं, मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था फैक्ट 5। मुझे फैक्ट 5 निकालना था और मुझे पता है अगर मुझे पता लग गया कि फैक्ट 4 क्या है तो मैं बस जो मुझे निकालना था 5 इंटू उसमें फैक्ट 4 कर दूंगा तो मेरे को अपना आंसर मिल जाएगा, राइट। एंड दैट इज स्टेप 4, दैट इज बेस केस। वो हम देखेंगे अभी ड्राई रन करके बेस केस, बाद में आप बहुत जल्दी निकालना सीख जाएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं ड्राई रन करके बेस केस। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरल टर्म्स में बात करूँ, जनरल टर्म्स में, तो जनरल टर्म्स में आपको पता ही है, अभी देखो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ उसकी। आपको निकालना क्या था? प्रॉब्लम से डिमांड क्या थी? फैक्ट एन आपको निकालना है। हाँ, और आपने क्या भरोसा रखा? अपने रिकर्जन फंक्शन से, रिकर्जन से, चाहे आपने अपने फंक्शन से क्या भरोसा रखा कि भाई वो फैक्ट n माइनस वन का उसको आंसर पता है या उसको फैक्ट n माइनस वन निकालना आता है। ठीक है, फैक्ट n माइनस वन का उसको आंसर पता है। ठीक है, ये हो के आएगा, रिकर्जन करके लाएगा, ये हमें भरोसा रखना है, भरोसा। अब मैं फैक्ट n माइनस वन स्टेप 2 में बस अपने n को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा? देखो व्हाट इज फैक्ट n देन n इंटू, अभी थोड़ा टफ लग रहा हो लेकिन बाद में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। फैक्ट n माइनस वन अगर आपने स्टेप्स कंठस्थ कर लिए, क्योंकि ये आपको लग रहा है यार अभी मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग रहा है सिंपल प्रॉब्लम। जब अच्छी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो बस आपको ये स्टेप्स याद रखने कि आपको सोचना नहीं है, बस अपने जस्ट छोटे प्रॉब्लम को कॉल करना है और अपना आंसर स्टेप 2 से बनाना है। ठीक है, तो अभी हम लिख के आते हैं, कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? एक फंक्शन लिखते हैं हम अपना स्टैटिक इंट हेल्पर फंक्शन, जिसमें मुझे n पास करा जाएगा
ठीक है, अभी के लिए बस मैं एक अलग से एक फंक्शन लिख रहा हूँ। चलो छोड़ो, इसी में करते हैं। राइट योर कोड हेयर। ओके, तो देखो अब मुझे क्या पता है कि देखो मैं जानता हूँ कि फैक्टोरियल n-1 अपना काम करना जानता है। फैक्टोरियल n-1 मेरे को n-1 फैक्टोरियल ला के दे देगा। अगर वो मुझे ला के देगा तो मुझे उसको किसी में स्टोर करना होगा, इंट। हाँ, सब प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ SP, इसमें मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, और मेरा फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर क्या बनेगा? n इंटू SP। देखो SP में फैक्टोरियल n-1 सॉल्व होना जानता था। ठीक है, उसको पता था कि कैसे सॉल्व होना है। अब उसने क्या करा, SP में स्टोर कर लिया फैक्टोरियल n-1 का आंसर, उसने स्टोर कर लिया किसमें? SP वेरिएबल में। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा? n इंटू फैक्ट n-1, दैट इज व्हाट? n इंटू SP। और मैं फिर क्या रिटर्न कर जाऊंगा? रिटर्न कर दूंगा क्या? फाइनल आंसर। राइट, अब इसको एक बार ड्राई रन करते हैं अगेन। स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करते हैं। अब आप स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करोगे, अभी थोड़ा सा बोर हो रहा होगा, लेकिन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि बाद में ये स्टेप्स नहीं बताऊंगा, सीधा हम ड्राई रन करने पे कूदेंगे। ठीक है, अब इसको ड्राई रन करते हैं। सिमिलरली सेम जैसे हमने पहले पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, इसको मैं लाइन 1 बोल देता हूँ, इसको मैं लाइन 2 बोल देता हूँ, इसको मैं लाइन 3 बोल देता हूँ। इसमें अब आप समझना कैसे रिसीव होंगे आंसर्स आपके पास। ये मैंने क्यों वेरिएबल्स बनाए? आप बोलोगे भैया आप डायरेक्ट SP की जगह फैक्टोरियल n-1 लिख देना। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और जो कि अच्छी बात भी है, लेकिन मैंने ये इसलिए बनाया बस आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपके पास लेट्स अज्यूम मैं n इक्वल टू 5 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। हमें n मिला क्या? हमें n मिल गया। n इक्वल टू 5 के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो करेक्ट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेन फंक्शन कॉल होगा, आपको पता ही है। फिर उसमें पास होगा क्या? n इक्वल टू 5 के लिए वो मेन फंक्शन किसको कॉल करेगा? फैक्टोरियल 5 को। इस फैक्टोरियल 5 को देखो, उसके लिए अब मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके लिए एक स्टैक फ्रेम बनेगी, वो मैं शो नहीं कर रहा। अब मेन फंक्शन ने किसको कॉल किया? फैक्ट 5 को। उसने फैक्ट 5 को सॉल्व किया, कॉल किया। ठीक है, अब उसने फैक्ट 5 को कॉल किया। राइट, अब फैक्ट 5 आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे है, तो सबसे पहले इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। अब जैसी लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई, उसने किसको कॉल कर दिया? n इक्वल टू 4 को कॉल कर दिया। पिछली बार क्या कर रहा था? वो कुछ प्रिंट करता था, लेकिन इस बार लाइन 1 से उसने किसको कॉल कर दिया? फैक्ट 4 को। फैक्ट 4 को कॉल कर दिया। अब आपके टॉप ऑफ द स्टैक पे क्या है? फैक्ट 4 पड़ा है। अब इसके लिए आपके लिए सबसे पहले फैक्ट 4 चलेगा, शुरू से चलना स्टार्ट होता है हमेशा। तो अब इसके लिए लाइन 1 चलेगी। अब इसके लिए लाइन 1 जैसी चली, तो लाइन 1 से इसने किसको कॉल कर दिया? फैक्ट 3 को। ठीक है, अब फैक्ट 3 आपके टॉप पे पड़ा है, टॉप ऑफ द स्टैक पे। अब सबसे जो टॉप ऑफ द स्टैक पे होता है वो सबसे पहले सॉल्व होता है, फैक्ट 3। अब ये इसने किसको कॉल कर दिया? लाइन 1 से। देखो लाइन 1 से फैक्ट 2, क्योंकि लाइन 1 से ही चलना स्टार्ट होगा सबके लिए। अब इसने n इक्वल टू 2 के लिए कॉल कर दिया। अभी आ गया क्या? अभी देखो, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 1 से इसने फिर से किसके लिए किसको कॉल कर दिया? फैक्ट 1 से, फैक्ट 1 को। अब अगेन इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी। देखो अब जरा यहाँ पे, अब इसने कॉल कर दिया फैक्ट 0 को। अब जैसे ही इसने फैक्ट 0 को कॉल कर दिया, तो अगेन इसके लिए लाइन 1 कॉल होगी। अब लाइन 1 कॉल होगी, अगेन वो क्या करेगा? n इक्वल टू 0 था यहाँ पे, अब वो किसके लिए कॉल कर देगा? n इक्वल टू -1 के लिए, दैट इज फैक्ट फैक्ट -1। अगर मैंने अभी इसको अपने फंक्शन को यहाँ पे नहीं रोका, दैट इज बेस केस अभी मैंने नहीं लिखा था, अगर मैंने नहीं रोका तो वो लाइन 1 से बस कॉल करता जाएगा। इस बार देखना, अब इस बार पहले तो कुछ ना कुछ वो प्रिंट करता जा रहा था, इस बार वो, अब आप इसको रन करना, देखो इस बार स्टैक ओवरफ्लो आने वाला है आपके पास। देखो, प्लीज ऑप्टिमाइज योर कोड एंड सबमिट अगेन, योर प्रोग्राम टुक टाइम लिमिट एक्सीड। क्योंकि हमने बेस केस हमने रोका ही नहीं है, वो कॉल करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है, कॉल करते जा रहा है। इस कोड को आप जाके ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंपाइलर पे जाके देखो, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, जरा लिखते हैं यहाँ पे, पब्लिक, यहाँ पे मैंने बना दिया, और मैं
इंट कॉल में अपना आंसर रिसीव कर लेता हूँ, फैक्टोरियल में मैंने n पास कर दिया, n की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 5, और मैंने फैक्टोरियल n का आंसर, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, देखो ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो इसका आंसर मैंने स्टोर करा लिया किसमें, कॉल में, और कॉल को प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, दैट इज व्हाट, कॉल को मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे जरा रन करने देखना, स्टैक ओवरफ्लो एरर आने वाला है, देखो पढ़ो इसको, जावा डॉट लैंग स्टैक ओवरफ्लो एरर, क्यों, देखो एट मेन फैक्टोरियल इसने 12 लाइन से आपको एरर मिल रहा है, देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो मैंने अपना बेस केस लगाया ही नहीं है, मैंने अपने फंक्शन को रोका ही नहीं है, वो अब क्या करेगा, अगेन ऐसी सिमिलरली अब फैक्ट -2 को कॉल कर देगा, राइट। अब ये फैक्ट -2 को कॉल कर देगा, तो अब इससे क्या होगा, ये कॉल करता जाएगा, कभी ना कभी आपके स्टैक की मेमोरी तो फिल हो जाएगी ना, एक्सीड हो जाएगी, मतलब भर जाएगी, तो कभी कुछ तो भर जाएगी, तो फिर आगे वो कॉल ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दैट्स वाई स्टैक ओवरफ्लो आ रहा है आपके पास, स्टैक ओवरफ्लो। तो इट मीन्स आपको अपने फंक्शन को रोकना है, किससे, बेस केस से। अब आपका बेस केस क्या बन सकता है यहाँ पे, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखो जैसी मान लो, देखो आपको पता है 0 फैक्टोरियल 0 नहीं होता है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब आप बोलोगे भैया इसका प्रूफ दो, हमें पता है कि n इक्वल टू क्या होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो n को आप पुट करो 1, लो n को पुट करा 1, यहाँ पे भी 1 इंटू 1-1 दैट इज 0 फैक्टोरियल, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, दैट इज 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये एक प्रूफ है, एक स्मॉलर प्रूफ है, वरना हम गामा फंक्शन के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं। गामा फंक्शन अगर आपको पता हो तो गामा फंक्शन से भी 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 आती है, तो ये जस्ट मैंने एक प्रूफ दे दिया, ठीक है। तो अब अपने फंक्शन को यहाँ पे रोक सकते हो, देखो जैसे ही n इक्वल टू 0 हो गया, तो आप यहाँ से रिटर्न कर जाओ सीधा बेस केस, अब यहाँ पे बेस केस लगा दो क्या, अब जैसे ही अगर आपका n इक्वल टू 0 हो जाता है, तो अब क्या रिटर्न कर दो, अब रिटर्न कर दो 1 को, राइट। तो ठीक है, एक बार इसको अब प्यार से ड्राई रन करते हैं फिर से, ताकि आपके भेजे में घुस जाए, कंठस्थ हो जाए चीजें, ठीक है, ओके। तो लीजिए यहाँ पे ड्राई रन करें हम, ये लीजिए यहाँ पे मैंने किया ड्राई रन, आपको सबसे पहले क्या मिला, n इक्वल टू 5, आपको मिला n इक्वल टू 5 के लिए, n इक्वल टू 5 के लिए आपने कॉल करी किसको, फैक्ट 5 को कॉल करी, फैक्ट 5 के लिए लाइन 1 बेस, सबसे पहले बेस केस, अब बेस केस आ गया टॉप पे, क्या देखो n इक्वल टू इसको मैं बेस केस b से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सबसे पहले बेस केस एग्जीक्यूट होगा, कैसे, वो चेक करेगा क्या n इक्वल टू 0 है, तो बोलेगा नहीं n इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्योंकि अभी n तो 5 है, अब अगर n 5 है तो ये बेस केस में घुसेगा ही नहीं, अब वो क्या करेगा, अब लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी उसकी, अब जैसे ही लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, लाइन 1 से वो किसको कॉल कर देगा, देखो वो कॉल कर रहा है किसको, फैक्टोरियल n-1 को, अब n इक्वल टू 4 को उसने कॉल कर दिया, फैक्ट n-1 को उसने कॉल कर दिया, दैट इज फैक्ट 4, फैक्ट 4 को उसने कॉल कर दिया। अब इसके लिए बेस केस चला, सबसे पहले बेस केस क्या n इक्वल टू 0 है, वो बोलेगा नहीं जी n इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो अब क्या करेगा, बेस केस में वो घुसेगा नहीं, अब इसके लिए भी लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, इसके लिए n इक्वल टू 3 के लिए, अब ये क्या करेगा, फैक्ट 3 को कॉल कर देगा, अब इसने फैक्ट 3 को कॉल किया, तो जैसे अब इसके लिए बेस केस हिट होगी, क्या इसके लिए बेस केस हिट होगा, क्या n इक्वल टू 0 हुआ, हमारा नहीं हुआ, तो अब क्या करेगा, वो लाइन 1 से किसको कॉल कर देगा, n इक्वल टू 2 को, दैट इज व्हाट, फैक्ट 2। अब बेस केस चला, इसमें भी सेम बेस केस हिट नहीं होगा, अब ये लाइन 1 से किसको कॉल कर देगा, फैक्ट 1 को, दैट इज n इक्वल टू 1 के लिए उसने सॉल्व कर दिया। अब इसके लिए बेस केस चला, अब इसके लिए बेस केस तो हिट होगा नहीं, अब इसके लिए लाइन 1 चलेगी, अब लाइन 1 चलेगी तो अब ये किसको कॉल कर देगा, दैट इज फैक्ट 0। अब जरा ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, फैक्ट 0 को कॉल किया, अब
अब यहाँ पे हुआ बेस केस हिट हुआ, बेस केस के अंदर जाएगा। क्यों बेस केस के अंदर जाएगा? क्योंकि देखो अब n इक्वल टू हमारा जीरो हो चुका है। अब n इक्वल टू हमारा जीरो हो गया, तो ये क्या बोल रहा है कि अगर n इक्वल टू जीरो हो गया तो आप रिटर्न कर दो 1। अब रिटर्न किसको करोगे? रिटर्न उसको करते हो जिसको भी आपको, जिस पे भी आपने कॉल किया, जिसको सॉरी फैक्ट जीरो को जिसने भी कॉल किया होगा उसको आप रिटर्न कर दोगे। फैक्ट जीरो किसने कॉल किया? फैक्ट वन ने। किस लाइन से कॉल किया? L1 से, राइट, L1 से कॉल किया। अब आपने जैसे ही देखा बेस केस कि n इक्वल टू जीरो हो गया, तो आप इसको रिटर्न कर दोगे क्या? अब इसको रिटर्न कर दोगे 1। ठीक है, अब जरा यहां पे ध्यान से समझना, जब आपने रिटर्न कर दिया तो ये स्टैक से पॉप हो जाएगा। बट पॉइंट इज, अब आपने 1 तो रिटर्न कर दिया, 1 आपका रिसीव कहां पे हुआ? रिसीव आपका हुआ SP वेरिएबल में। क्यों SP वेरिएबल में रिसीव हुआ? क्योंकि देखो लाइन 1 का जो आंसर है, जो भी लाइन 1 का आंसर है वो किस में मैं रिसीव कर रहा हूँ? SP में स्टोर करवा रहा हूँ। ठीक है, SP में आ गया 1। ठीक है, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी थी, अब इसके लिए लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी थी, अब इसके लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 कैसे एग्जीक्यूट होगी? लाइन 2 क्या बोल रहे हैं? एक फाइनल आंसर का वेरिएबल बनाओ। फाइनल आंसर का जरा यहां से समझना ध्यान से, फाइनल आंसर का एक वेरिएबल बनाओ और n क्या है? 1 इंटू SP दैट इज 1, ये हो गया 1। ठीक है, अब लाइन 2 भी आपकी होगी। अब लाइन 3 से आपको क्या रिटर्न करना है? दैट इज फाइनल आंसर। अब जैसे ही आपने रिटर्न कर दिया, फैक्ट 1 सॉल्व हो चुका है, फैक्ट 1 के लिए सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, इट मींस फैक्ट 1 सॉल्व हो चुका है। अब आपका फैक्ट 1 सॉल्व हो चुका है, तो ये क्या होगा? स्टैक से पॉप। ये हो जाएगा स्टैक से पॉप। बट जाते जाते पॉप होते होते क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा फैक्ट 2 को क्या? फाइनल आंसर दैट इज 1। इसने रिटर्न कर दिया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर देखो, अब फैक्ट 2 को रिटर्न कर दिया। क्यों? क्योंकि फैक्ट 1 को कॉल किसने की थी? फैक्ट 2 ने कॉल की थी। अब लाइन 1, अब देखो इसके लिए तो लाइन 1 एग्जीक्यूट हुई थी, तो लाइन 1 सॉल्व होके आई है, लाइन 1 सॉल्व होके आया ऊपर, और लाइन 1 का फैक्ट 2 के लिए लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर होगा? अगेन SP में। SP में स्टोर हो जाएगा व्हाट? दैट इज 1। अब आपके पास SP में आ गया 1। ठीक है, अब इसके लिए लाइन 1 चल चुकी है, अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। लाइन 2 क्या बोल रही है? एक फाइनल आंसर का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आपको क्या करना है? n दैट इज 2, n इक्वल टू 2। इस टैग के लिए n इक्वल टू 2 है, 2 इंटू 1 दैट इज 2। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया किससे? लाइन 2 से फाइनल आंसर बन गया। और लाइन 3 से अब वो क्या करेगा? रिटर्न क्या कर रहा है? देखो लाइन 3 से क्या रिटर्न कर रहा है? फाइनल आंसर। किसको रिटर्न कर देगा? जिसने फैक्ट 2 को कॉल करी थी। फैक्ट 2 को कॉल किसने करी थी? फैक्ट 3 ने कॉल करी थी। और जब वो रिटर्न कर देगा, रिटर्न का मतलब क्या है? कि वो अपने आप को सारा सॉल्व कर चुका है, उसकी सारी लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। देखो लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, यानी फैक्ट 2 पूरा सॉल्व हो चुका है। अब फैक्ट 2 पूरा सॉल्व हो चुका है तो वो स्टैक से हट जाएगा। जैसे ही स्टैक से हट जाएगा तो फाइनल आंसर में हमारा क्या आया था? रिटर्न किया फाइनल आंसर 2 उसने रिटर्न किया। अब 2 किस में रिसीव होगा? लाइन 1 का आंसर। देखो लाइन 1 सॉल्व हो गया है ना फैक्ट 3 के लिए, तो लाइन 1 का आंसर किस में स्टोर कर रहा है? दैट इज SP में। SP में क्या स्टोर होगा? दैट इज 2। अब लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी, इस वाले स्टैक फ्रेम के लिए लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 से वो क्या कर रहा है? एक फाइनल आंसर बना रहा है। फाइनल आंसर से वो क्या कर रहा है? 3 इंटू 2 दैट इज n इक्वल टू 3 इंटू 2 उसने किया लाइन 2 से, दैट इज 6। हमें पता है दैट इज 6। अब ये क्या करेगा? लाइन 3 से फाइनल आंसर रिटर्न कर देगा। किसको? जिसने भी इसको फैक्ट 3 को कॉल करी थी। फैक्ट 4 ने कॉल करी थी, तो उसने क्या करा? लाइन 3 से इसको कर दिया इसमें। अब SP में क्या रिसीव होगा? दैट इज 6। क्यों? क्योंकि देखो इसके लिए तो लाइन 1 सॉल्व होके आई है, और लाइन 1 का आंसर मैं किस में स्टोर करवा रहा हूँ? SP में। SP के लिए तो लाइन 1 ही सॉल्व होके आया ना ऊपर देखा जाए तो, बस। और लाइन 1 का आंसर SP में स्टोर हो गया। अब SP में स्टोर हो गया, अब जरा यहाँ पे देखना लाइन 2 से क्या होगा? लाइन 2 से होगा एक फाइनल आंसर का वेरिएबल बनेगा 4 इंटू 6। ठीक है, दैट इज 24। और लाइन 3 से देखो जब भी रिटर्न करता है तो पॉप भी होता रहता है, तो मैंने ये वाला पॉप हटाना भूल गया। तो अब ये रिटर्न क्या कर देगा? लाइन 3 से फाइनल आंसर दैट इज 4 इंटू 6। किसको रिटर्न करेगा? फैक्ट 5 को। अब जैसे ही फैक्ट 5 को रिटर्न किया 4 इंटू 6 दैट इज 24, वो किस में रिसीव करेगा? SP वेरिएबल में। क्योंकि लाइन 1 देखो फैक्ट 5 के लिए अभी तक लाइन 1 चली है, लाइन 1 सॉल्व होके आ रहा है ऊपर, तो लाइन 1 का आंसर फैक्ट 5 के लिए किस में स्टोर हो रहा है? SP में।
अब इसके लिए लाइन 2 चलेगी। लाइन 2 जब इसके लिए चलेगी तब जरा गौर से देखना, लाइन 2 जैसी ही चली, लाइन 2 से उसने क्या करा, एक फाइनल आंसर के वेरिएबल में 5 × 24 कर दिया, दैट इज 120। ठीक है, अब लाइन 3 से उसने रिटर्न कर दिया 120 फाइनल आंसर, दैट इज फाइनल आंसर उसने रिटर्न कर दिया। किसको रिटर्न कर दिया, इसको कॉल किसने करी थी, मेन फंक्शन ने कॉल करी होगी ना इसको, तो इसने मेन फंक्शन को देखो यहाँ पे जरा जाके देखो, फैक्टोरियल n को किसने कॉल करी थी, फैक्टोरियल n को कॉल करी थी मेन फंक्शन ने। अब मेन फंक्शन ने कॉल करी थी, मेन फंक्शन ने 120 रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब 120 किसको रिटर्न किया, किसको, देखो फैक्ट, अब जैसे ही 120 रिटर्न किया तो देखो फैक्ट 5 तो पहले तो स्टैक से पॉप हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे टॉप पे क्या था, सबसे पहले तो एक मेन फंक्शन चलता है, राइट। देखो इसके नीचे मैं एक और बना देता हूं, देखते हैं इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे पहले हमारा मेन स्टैक फ्रेम आता है। ठीक है, ये कर देते हैं हम अपना मेन, ये मेन था, मेन इसने कॉल करी थी किसको, फैक्ट 5 को, फैक्ट 5 को किसने कॉल करी थी, मेन फंक्शन ने। इसने फाइनल आंसर रिटर्न कर दिया। अब देखना जरा फाइनल आंसर ये किस में रिसीव होगा, कॉल, कॉल नाम के वेरिएबल में रिसीव होगा, दैट इज 120, क्योंकि हम फैक्ट 5 का आंसर किस में स्टोर करवा रहे हैं, कॉल वेरिएबल में। अब कॉल वेरिएबल फिर हमने बाद में उसको प्रिंट कर दिया एसओपी कॉल, तो अब देखो क्या प्रिंट हो जाएगा, दैट इज 120। अब जरा इधर आप करके देखें, इफ n इज इक्वल टू 0 तो अब क्या रिटर्न कर दो, रिटर्न 1। अब इसको रन करके देखो आप, क्या 120 प्रिंट हो रहा है, देखो 120 बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अब इसी चीज को आप क्या कर दो, इस कोड को उठा के Geeks for Geeks पे भी सबमिट करके देख लो, क्या Geeks for Geeks पे सबमिट हो रहा है। ठीक है जी, इसको अब हम कर देते हैं यहाँ पे, एक बार कंपाइल रन कर, देखो कितना छोटा सा कोड है, बस अभी कंसेप्ट समझने में बड़ा सा लग रहा है। देखो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, देखो सारे टेस्ट केस पास हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा कोड की लाइंस कम करना बताता हूँ आपको। देखो एसपी की वैल्यू क्या है, फैक्टोरियल n-1, देखो, और यहाँ पे मैं n इंटू एसपी तो कर रहा हूँ, तो इसमें डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल n-1 कर सकता हूँ। एसपी की वैल्यू इधर मैंने पुट कर दी डायरेक्ट, और ये यहाँ से मैंने एसपी हटा दिया। ठीक है, अब देखो फाइनल आंसर की वैल्यू क्या है, फाइनल आंसर की वैल्यू n इंटू फैक्टोरियल n-1, तो इस वाले फाइनल आंसर की वजह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। देखो और लाइन कम हो जाएगी, तो आपको ड्राई रन करना ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने ये रिप्लेस कर दिया इसके फाइनल आंसर को। ठीक है, अब इसको भी रन करके देखो, देखो अभी भी सेम आंसर आ रहा है, सबमिट कर दो, तो देखो इसमें भी टेस्ट केस आपका चल गया इधर। तो आपको लाइंस कम करके भी दिखा दी है इसमें, राइट, कि ये रन हो रहा है आपका कोड, कि आप लाइंस कम करके भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखो जब ड्राई रन करोगे तो जितनी कम लाइन हो तो उतनी ज़्यादा अच्छा है। तो ठीक है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के प्लेलिस्ट को फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू।